வச்சுக்கின இங்கு ஏத்துடா எவனும் தொட முடியாதுடா சுயம்பு சரித்திரம் பாருடா मैं आकाश शर्मा की बीबीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ। अपना रोल नंबर है 240 बीबीएससी 45। आज मैं अपने एनसीसी के जो टीएससी का कैंप किया हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो मैं टीएससी होता क्या वो बताना चाहूँगा। टीएससी एक कल्चरल कैंप है एनसीसी में जो आर्मी विंग में होता है, और मेरा जो इवेंट था वो ओटी था, उसको वो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कहा जाता है। पहले तो मैं ओटी के बारे में बताना चाहूँगा। ओटी में 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट बैलेंस, दूसरा होता है क्लियर जंप, तीसरा होता है गेट वॉल, और चौथा होता है सिक्सैक बैलेंस, पांचवा 6 फीट का वॉल होता है, और छठवा होता है डबल टीच, और सातवां होता है रैम्प, आठवां होता है राइट हैंड बॉल, और आठवां होता है लेफ्ट हैंड बॉल, और नौवां होता है स्ट्रेट बैलेंस, और पाँचवा 10वां होता है ख़त्म। लास्ट में 10 मिनट का रन होता है, उसके बाद ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस साल टीएससी ओटी में दिल्ली गया था और अपने सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था और डी ग्रुप को रिप्रेजेंट किया था। तो मैं शुरू करना चाहूँगा अपने आईबीसी सिलेक्शन से, जो होता है इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन। तो मेरा सिलेक्शन शुरू हुआ था 27 जून 2025 में। तो मेरा आईबीसी का सिलेक्शन हुआ था केंगेरी में। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग मैं शुरू कैसे किया बताना चाहूँगा। मेरे एक सीनियर थे CSO चंदन से, उनकी वजह से मेरे को पता चला कि टीएससी ओटी होता क्या है। उन्होंने मुझे सिखाया, क्योंकि उनके बड़े भाई ने भी किया था और उनकी भी चाह थी कि वो भी टीएससी ओटी करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण वो कर नहीं पाए। लेकिन वो मुझे बोलते थे कि आकाश तुम कर रहा है यार, तो कर सकता है, मुझे मोटिवेट करते थे। तब मुझे अच्छा लगा कि चलो कर सकते हैं, करके देखते हैं। मैं पहले तो मैं सीरियस नहीं था ओटी के प्रति कि चलो जाएंगे एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन मेरे सर मेरे पे पूरे कॉन्फिडेंट थे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊँगा। उसके बाद आईबीसी सिलेक्शन आता है, जो मेरे आदित्य सर थे और मेरे ललिता और यशवंत सर, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। स्पेशली आदित्य सर मुझे फिजिकल्स में बहुत ही ट्रेन करते थे, सुबह बुलाते थे, मोटिवेट करते थे। हम लोग रोज़ अपने कॉलेज के ग्राउंड में 10-10 kg पिट्टू लेके भागा करते थे, 6 राउंड 7 राउंड 8 राउंड। कभी कभी थक जाते थे, लेकिन वो एक था कि चलो कंप्लीट करना है और जाके आना है। और मुझे ओटी इसलिए भी करना था कि एनसीसी में 2 यूनिफॉर्म होते हैं, एक होता है A1 और दूसरा होता है कॉम्बैट्स होता है जो इंडियन आर्मी पहनते हैं ना, उसी के सिमिलर होता है। तो मुझे वो पसंद था, क्योंकि जब मैं उसे पहनता था मुझे लगता था कि चलो उसको पहनेंगे, मतलब एक पहनने के टाइम एक आर्मी जैसा फील होता था मुझे। तो मुझे वो यूनिफॉर्म बहुत ही पसंद था और मैं शुरू से चाहता था कि उस यूनिफॉर्म खत्म नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि नहीं, हमेशा यूनिफॉर्म A1 ही पहना करते थे, और कॉम्बैट्स तो बहुत ही रेयर मिलते थे पहनने के लिए। तो मुझे इसलिए भी करना था, इसलिए मुझे ओटी करना था, क्योंकि हमेशा कॉम्बैट्स में बैठ चलूँ, खेल चलूँ। और फिर मैं गया आईबीसी सिलेक्शन में। होपफुली मेरे को पहले तो मैं जब आया अपने राइफल्स बांध के कंधे पे, और मैं पहली बार अपने राइफल्स अपने कंधे बांधने दौड़ने के लिए तैयार हुआ, तो मुझे कभी डर लगा कि नहीं हो पाया, अगर गिर गया तो इंजरीज बहुत होगी, क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिस में भी इंजरीज बहुत हो गई थी मुझे। तो उसके बाद मैं आया अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरा दोस्त मेरा बड़ी मिलन के साथ। तो मुझे कभी घबराहट हुई कि चलो अभी शुरू हो गए। हमेशा जब स्टार्टिंग पॉइंट में जाता था तो मेरे को वो विजिट का ये होता था कि कब विजिट मारेंगे, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। तो एक तरह ये भी डर था कि अगर मैं गिर गया तो वापस उठ पाऊँगा। फिर उसके बाद अगर मैं एक बार गिर जाता तो मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो फिर शुरू होता है मेरी सिलेक्शन। होपफुली मैं अच्छी तरह कंप्लीट कर देता हूँ, और बाद में बहुत भी मैं स्पेशली मैं सेकेंड ईयर था, तो मुझे मेरे लिए ऑब्स्टिकल्स नहीं थे। और इससे पहले ही मेरे थर्ड ईयर जो भी बाकी ग्रुप्स के थे उन्होंने किया था, तो उनके पास मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, तो मुझे लगा कि चलो हो जाएगा सिलेक्शन, तो बड़ी बात होगी। लेकिन होपफुली मैंने डी ग्रुप में टॉप किया था, 28.16 सेकेंड से डी ग्रुप का टॉपर था ओटी में। तो उसके बाद मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मैंने किया है, कि मैंने करूँगा। लेकिन होपफुली जितने दिन की मेहनत थी उतनी दिन हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने अपने सर को कॉल किया, अपने माता पिता को कॉल किया कि सर मैंने आईबीसी में टॉप किया है ऐसा। तो सारे खुश थे, लेकिन मेरे सर ने ये भी बोला था कि आपका शेड्यूल धीरे शुरुआत है, अभी इतना खुश मत हो जा, अभी इसको और कॉन्फिडेंस की तरह मत करना, एक मोटिवेशन की तरह लेना और उसको अच्छे से करना। तो मैं जब पहले कैंप में गया, तो मेरे लिए कैंप्स भी नहीं थे, तो मैं पहला कैंप किया तो पहले दिन ही में फंस गया था कैंप में 39 कार के CO से।
मैंने उनको विश नहीं किया था, वो मेरी गलती थी जो मुझे करना चाहिए था। मैं उनके साथ फंस गया था। 39 करके CEO जो संजय शर्मा थे, तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही डांट दिया, लेकिन उसके बाद अच्छे संबंध बने हमारे बीच में। उनके साथ गाड़ी में घूमा, मैं नंदी हिल्स गया था, काफ़ी अच्छे से बातचीत की, सब कुछ। तो पहला कैंप अच्छा गया क्योंकि नए लोग थे, अच्छा मज़ा आया। फिर उसके बाद ऑब्स्टिकल देखा, दोस्त बनाए, और जो हमारे प्लेयर स्टाफ थे अमनदीप सर, हवालदार अमनदीप सर जो पंजाब में जिम चलते हैं, तो वो जो थे हमेशा हमें आते थे, उठाते थे, मज़ा आता था। और जो हमारे सर थे फुल मोटिवेट करते थे कि, और हमेशा बोलते थे कि अपनी सेफ्टी रखना, गिरना मत। अगर एक बार गिर जाता है OT में तो उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फर्स्ट कैंप में हम लोग टोटल 15 सेलेक्ट हुए थे। तो फर्स्ट कैंप में किसी को रिजेक्ट नहीं किया था क्योंकि पहला कैंप था, तो किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था। मेजॉरिटी सेकेंड ईयर सेलेक्ट हुई थी, इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो ये पहला कैंप रहने देते हैं। दूसरा कैंप होता है हमारा जालंधर में एयरफोर्स स्टेशन में। तो जब हम जाते हैं एयरफोर्स स्टेशन में, तो सेकेंड कैंप शुरू होता है, तो वहाँ पे रिजेक्शन शुरू होता है। तो पहला सेकेंड कैंप में क्या हुआ था कि मैं और मेरा मतलब मेरे सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी से OT में 2 लोग सेलेक्ट हुए थे। एक मैं हो गया और एक मेरा बड़ी वेंकटेश जी हो गया, जो मेरे साथ था दूसरे कैंप में भी। तो हमारा सिलेक्शन होता है और हम जाते हैं कैंप्स में, अच्छे मज़े करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन कुछ टाइम में भी OT ऐसा है कि बहुत हेक्टिक होता है हमारे लिए। दूसरा कैंप में हमें शुरू होता है ऑब्स्टिकल कराना शुरू कराते हैं, प्रैक्टिस होता है, फिजिकल्स होता है। सुबह हमारा रूटीन ऐसा होता था कि सुबह 4:30 बजे उठो, तैयार हो जाओ, PT परेड के लिए वापस PT में जाओ। और PT परेड में होता था कि 5-6 kg पिट्ठू कंधे में बांध लेना और एयरफोर्स स्टेशन के 2-3 चक्कर लगाना। फिर उसके बाद आते थे, अपना PT खत्म करते थे, बातचीत करते थे, मज़े करते थे। ऐसा नहीं, कभी कभी लगता था कि चलो नहीं, कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हाँ चलो छोड़ देते। हमें मज़ा आता था उल्टा PT करने में, क्योंकि हमारे जो सर थे हमें बहुत ही मोटिवेट करते थे और स्पेशली हमारे साथ करते थे। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि चलो, ऐसा नहीं था कि ये हमारे प्लेयर स्टाफ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। तो उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाए, अच्छे किए, मज़े करते थे। फिर हमारा टाइम होता था, ब्रेक टाइम होता था 7:30 को। तो ब्रेक के बाद हम लोग उसके बाद ब्रेक करने 8:30 तक हमारा ब्रेक होता था। फिर उसके बाद हम चले जाते थे इसमें अपने OT ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, अच्छे से प्रैक्टिस करते थे और अपने वार्म अप बॉडी कूल डाउन करने के बाद 10:30 हमारा ब्रेक टाइम होता था। तो जो ब्रेक टाइम होता था, तो अभी ब्रेक टाइम के में हमें अपने रिफ्रेशमेंट होते थे। हम लोग OT में थे तो हम लोग स्पेशल डाइट मिलता था, क्योंकि हम अपने बॉडी पर ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे। तो स्पेशल डाइट में हमें चने हो गया, दूध हो गया, ऐसा कुछ मिलता था। और उसके बाद हमारा लंच टाइम होता था 2 बजे। खाना अच्छा मिल रहा था, लेकिन उस हिसाब से हमारी मेहनत भी बहुत खराब थी। वहाँ पे कुछ पार्शलिटी नहीं होता था कि लड़की ऐसे करेगी, लड़की, सबको इक्वली मिलता था और सबको इक्वल लग रहा मिलता था। और हमारा उसके बाद होता है PT टाइम। बस हमें 2 बजे के बाद हमें फ्री छोड़ दिया जाता था रेस्ट लेने के लिए। तो हम लोग सोते थे, जिसको घर पे बात करना वो कर रहा था। फिर 3 बजे उसके बाद हम लोग उठते थे। 3 बजे उठने के बाद वापस ग्राउंड में जाते थे अपने गेम टाइम के लिए। तो हमारा गेम टाइम में हम लोग अपने 10 पिच करते थे। तो 10 पिचिंग भी हमारे नई थी। तो पहले कैंप में हमें 10 पिचिंग में कुछ सिखा नहीं था। दूसरे कैंप में हमें 10 पिचिंग पैटर्न्स के बारे में बताया गया। उसके बाद हम लोग टेंट लगाए। पहली बार में तो बहुत ख़राब टेंट लगाए थे, लेकिन आगे जाके उसको सुधार किया हम लोग। फिर उसके बाद 6 बजे हमारा रोल कॉल होता है, फिर NCC सॉन्ग होता है, नेशनल एंथम होता है, फिर हमारा खत्म होता है। ये था हम लोग का रोज़ का रूटीन जो हम लोग फॉलो करते थे अपने पहले कैंप में। और उसके बाद पूरे कैंप में ऐसा ही होता है हमारे साथ। फिर उसमें आता है और उसके बाद आता है ऐसे, तो हमारे ऐसे कर करके हमारे दूसरा कैंप खत्म हो गया। तीसरे कैंप में तो हमारा यह था कि रिजेक्ट करना ही करना है। तो हमारा कंपटीशन शुरू हुआ। पहले दिन से हमें बताया, पहले दिन से ही हमें 5 करने हमारा हमारा कैंप किया था। तो हमें बताया गया कि ऐसा करना है, इस कैंप में हमारा सिलेक्शन होगा। और इसके बाद में जिसका होगा अच्छी बात है, जिसका नहीं होगा आगे बहुत ही लाइफ करके हमारे मोटिवेट करते थे हमारे पेज तक। लेकिन एक जगह मुझे लगता है कि नहीं भाई, मैंने वादा किया है, मुझे करना है, अगर नहीं किया तो बेइज्जती अगर उल्टा हो गया। तो मैं सिलेक्शन हुआ और मेरा तीसरा कैंप बहुत ही बुरा गया, क्योंकि मैं जब जो 6th ऑब्स्टिकल है डबल डिच में, उसमें मैं गिर गया था करने के टाइम में। तो उस टाइम में मेरा नी जो है बहुत ही गंदी तरह इंजरी हो गया था। और उसके 3 दिन बाद मेरा कॉम्पिटिशन था सिलेक्शन। तो मैं सोचा कि अब नहीं होगा, लेकिन मैंने भगवान ने बोला था कि और 3 दिन तो मैं चल नहीं पाया था। पहली बार 3 दिन बेड पे ही था।
तो अपने माता पिता को कॉल किया कि माँ ऐसा हुआ है, पापा ऐसा हुआ है, सर को भी कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ अच्छा होगा, अपने भगवान पे भरोसा रखो। तो मुझे एक टाइम पे उस टाइम में रोता था कि चलो अब नहीं हो गया, मैं गिर गया हूँ, मतलब मैं लिटरली उठ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर अपने माता पिता को कॉल करके बोला कि माँ अब तो मैं क्विट करना चाहता हूँ। तो उस टाइम मेरे यशवंत सर ने मोटिवेट किया कि नहीं, अगर तुझे आना है तो करके आना, तो तुम बताना ऐसा ऐसा। तो फिर उस टाइम में मेरे चंदन सर ने तो मुझे बहुत हेल्प की थी। उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं आकाश, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, तो कर सकता है, कर पाएगा तो करके दिखा, तो मेरा शेर है, तो कर लेगा, ऐसा ऐसा करके मुझे मोटिवेट कर रहे थे। तो उस टाइम उसके नेक्स्ट दिन मैं अच्छे से आईसी किया, रिकवरी अच्छा किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन को थोड़ा बड़ा दर्द होता था, लेकिन चलो अभी इस बार करके आना करके यही माइंडसेट की तरह गया मैं। तो सुबह उठते ही मैं नहाया और 2-3 पेन किलर्स खाया और एक पूरा ये स्प्रे का बॉटल होता है आइडेक्स को ख़त्म किया अपने पाँव में। फिर होता है सिलेक्शन मेरा। अनफॉर्चुनेटली मेरा बड़ी सेलेक्ट नहीं होता उस टाइम में। और मैं जब जहाँ सोच रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं वहाँ टॉप 2 में ख़त्म किया अपने तीसरे कैंप में। बेसिकली जब मेरा कॉम्पिटिशन शुरू हुआ तो जहाँ शुरू हुआ उसके बाद जहाँ ऑब्स्टिकल मैंने ख़त्म किया लास्ट वाला स्टेट बैलेंस, उसके बाद मैं उठा नहीं था। मुझे लोग उठाने के लिए आए थे क्योंकि मेरे से चला भी नहीं जाता था, इतना गंदा पेन कर रहा था मुझे। फिर मैं ऐसा ऐसा होने के बाद फिर मैं लिस्ट आता है, फाइनल डे होता है 9, टोटल 10 डेज़ का कैंप होता है, एक कैंप। तो उसमें 9वें दिन हमारा सिलेक्शन था, तो 9वें दिन हमारा लिस्ट आता है। उसमें 9वें कैंप में मैं अपना नाम लिख के मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं सेकंड में खत्म किया हूँ, लेकिन एक तरह बुरा भी लगा कि मेरा बड़ी रिजेक्ट हो गया है। तो फिर उसके बाद हमारा आता है आईजीसी। आईजीसी में हम लोग अपने मैसूर जाते हैं। आईजीसी का मतलब होता है इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन। इसमें 6 ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक हो गया बैंगलोर ए, बैंगलोर बी, बेलगावी, बेलगाम, बल्लारी और मंगलुरु। तो आईजीसी सिलेक्शन होता है, तो यहाँ से ओटी में सिर्फ मैं सेलेक्ट होता हूँ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ। उस टाइम में उस टाइम में मेरे 2 डायरेक्ट सीनियर्स और एक मेरे चंदन छोड़ने आते हैं मुझे, और वहाँ बोलते हैं कि ऐसा अच्छे से करना, मोटिवेट करते हैं कि अच्छे से करना। यहाँ तक कि मैं डर रहा था क्योंकि मैंने अभी बैंगलोर के छोड़ के कहीं बाहर कॉम्पिटिशन नहीं रहते। तो मैं जब गया आईजीसी में तो वहाँ पे गया, पहला दिन वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी मेरे, क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ रहते हैं वहाँ नहीं रहते थे। वहाँ पानी की दिक्कत थी, वॉशरूम की दिक्कत थी। एक तरह एक चैलेंजिंग था कि चलो आर्मी वाले ऐसे रहते हैं, हम भी ऐसे रहेंगे। और एक तरह मुश्किल भी होती थी क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में वैसे हम लोग इस्तेमाल करने को कभी कभी हमें मुश्किल लगती थी। तो हमें अपने अपने मतलब हमारे सीनियर्स कॉल कर रहे थे, पूछते थे कि कैसा है। तो मैं फ्रैंकली बोल रहा था कि अच्छा नहीं है, वॉशरूम अच्छे नहीं, यहाँ पे वॉशरूम की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि कैंप्स ऐसे होते हैं, चलो। तो एक टाइम के लिए मुझे लगा कि चलो यार जो भी है कर लेते हैं, हो गया ऐसा ऐसा। तो अपने गया कैंप्स में, तो बातचीत हुआ, अपने नए नए दोस्त बनाए, नए नए ग्रुप से। उसमें से कई मेरे सीनियर्स थे जो मैं उनको पहले से जाना था, तो वहाँ मिले, उनसे बातचीत किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसा ऐसा है। क्योंकि मैसूर के ऑब्स्टिकल और बैंगलोर के ऑब्स्टिकल में बहुत अंतर होता है। वहाँ पे हम लोग बैंगलोर ऑब्स्टिकल में ऐसे प्रैक्टिस की जो सिर्फ सीधा होता है और 110 मीटर का होता है, लेकिन मैसूर के ऑब्स्टिकल्स ऐसे नहीं थे। वो 210 मीटर के थे और ऊपर से बहुत ही रिस्की थे। और उनका जो वॉल था बहुत स्लिपरी था, चढ़ने में और पिट्टू लेके वहाँ चढ़ना लाइक बहुत मुश्किल होता था हमें, पाँव हमेशा स्लिप होता था। तो यहाँ शुरू होता है, तो आईजीसी का कंपटीशन होता है हमारे चौथे दिन में। तो ये होता है, हमें ये बताया गया था कि पहले ग्रुप कंपटीशन होगा। ग्रुप कंपटीशन में 9 लोग भागते हैं, जो टॉप के 9 होते हैं वो भागते हैं। तो और एक और होता है इंडिविजुअल, जो आगे टीम के लिए सिलेक्ट होगी, जो अच्छा करेगा। तो ग्रुप इवेंट होता है। ग्रुप में मेरी गलती की वजह से मेरा पूरा ग्रुप हार जाता है। मैंने ये गलती कर दी थी कि गेट 1 में जाके मेरा पैर स्लिप होकर फंस गया था, तो मेरी वजह से मेरा टीम हार गया। हमारा टीम ने 4th प्लेस किया था वहाँ पे। तो दूसरा मतलब मैं उस टाइम जहाँ चोट लगी थी मुझे डबल डिच में, तो नी में वही पे वापस लगती है मुझे, और मेरा पाँव शिवर करता है। और मैं बोलता हूँ कि भाई अब नहीं होगा। मुझे ये लगा था कि सिर्फ ग्रुप कॉम्पिटिशन होगा, इंडिविजुअल 2-3 दिन के बाद होगा, लेकिन वहाँ से न्यूज़ आती है कि नहीं, आज ही सिंगल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ बारिश का मौसम था, तो वो चाहते थे कि जल्दी से अगर बारिश के मौसम में भागते हैं ना तो ऑब्स्टिकल बहुत ही स्लिपरी हो जाते हैं, तो वहाँ गिरेंगे तो बहुत दिक्कत। गिरने अगर ऑब्स्टिकल एक बार गिरते तो या फिर हाथ पैर नहीं बचेंगे या फिर मुँह टूट जाता है, मतलब खून निकलने, मतलब इंजरी बहुत गंदी होती है वहाँ पर। तो ये सब भी होता है। तो वहाँ उन लोगों ने डिसाइड किया, वहाँ के सूबेदार मनोज सर
डिसाइड करते हैं कि आज ही पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो उस टाइम में मैं पूरा शॉक हो गया था कि भाई अब कैसे होगा, अब मेरा होगा कि नहीं होगा, अब तो मुझे चोट लग गई है। तो मैंने क्या किया, एक क्रिएट बैंडेज आता है, आपने वहाँ पे बहुत टाइट से बांध दिया था और एक और पेन किलर दे दिया था उस टाइम पे, और वहाँ पे फिर से शुरू किया। होपफुली मुझे लगा नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन उस ऑब्स्टिकल में मैं 35.92 सेकेंड बनाता था और मैं पूरे कर्नाटका गोल्ड डायरेक्टर की टीम में मैं 8th प्लेस किया था। मतलब मैसूर ग्रुप में 8 पोजीशन में मैं अपना ये ख़त्म किया था। तो उसके बाद लिस्ट होता है, मुझे पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे ये पता था कि मैं अपने भाग जाऊँ, ट्यूशन दे चुका हूँ। उसके बाद 9वें दिन हमारे टीटीजी आते हैं, वहाँ पे और हमें बात करते हैं कि ऐसा ऐसा है, मोटिवेट करते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते ऐसा ऐसा है। तो वहाँ पे हमारा कंपटीशन होता है, और जो कंपटीशन होता है उसमें बेंगलोर बी ग्रुप विनर्स होते हैं, चैम्पियंस होते हैं। और उसके बाद आता है क्रूशियल मोमेंट, जो हर 9 दिन से हम लोगों को सबर था, रिजल्ट जो अनाउंस होना चाहिए था। तो हमें चेस्ट नंबर दिया गया था और मेरा चेस्ट नंबर था 352। तो मुझे लगा नहीं कि मैं होगा, क्योंकि मैं उस दिन एक फॉल भी किया था, तो एक फॉल की वजह से 2-3 सेकेंड ऐड हो गए। तो मैं ऐसे करने के बाद मैं गया और वहाँ बैठा, यूनिफॉर्म सब कुछ पहने थे, डीवीजी बात कर लिए। फिर वहाँ पे आते हैं मेजर सर जो एसी में काम करते हैं, और वो आते हैं और लिस्ट अनाउंस करते हैं, जो नाम नहीं बताते, सिर्फ चेस्ट नंबर बताते हैं। तो ये सब हुआ। फिर उस चेस्ट नंबर बताने के टाइम में शुरू होता है, पहले मैथ रीडिंग का होता है, फिर उसके बाद इंडियन हाइजीन का होता है, फिर JDFS का होता है, और लास्ट में आता है OT का। तो बैंगलोर बी ग्रुप से मेरा एक दोस्त था वेंकटाचला, उसका ये था चेस्ट नंबर था 348, तो उसका हो गया। तो मैं फुल मॉक बैठ गया था कि इसका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ ऐसा ऐसा। तो मैं फुल साइलेंट बैठा था और अलग ही दिल की धड़कन और तेज़ हो रही थी कि अब मेरा नहीं होगा कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद होता है, आता है मेरा नाम, मतलब मेरा चेस्ट नंबर आ गया 352। मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा एक दोस्त वेंकटाचला, मैं एकदम साइलेंट, मतलब एक टाइम के लिए शॉक हो गया था। तो आके मुझे बोलता है, आकाश तेरा चेस्ट नंबर आ गया, चल भाई बैंगलोर बी ग्रुप से हम दोनों सेलेक्ट हुए। तो हम लोग जाते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद लगता है कि हाँ भाई कुछ तो, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा होगा, क्योंकि मैंने एक फ़ोन किया था, मैं सोचा कि यही लास्ट होगा मेरा, क्या नेक्स्ट ईयर वापस आऊँगा फिर से करूँगा। तो ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हमारा लिस्ट आता है, हमें बताया जाता है। तो वहाँ से हमारा चौथा कैंप शुरू होता है, नहीं 5वां कैंप शुरू होता है मैसूर। तो हम लोग यहाँ से मैसूर ट्रैवल करते थे, वो होता है प्री ID 1। प्री ID 1 में हम जाते हैं मैसूर। वहाँ पे उस बार भी कोई सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि नए आते हैं, तो हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स नहीं थे। तो ऐसे ही पहला कैंप जैसे हमारा यहाँ पे बैंगलोर में गया था, वैसा कैंप मैसूर में गया था। तो ऐसे के होने के बाद हमारा होता है दूसरा कैंप होता है। तो दूसरे कैंप में कुछ इश्यूज़ आ गए थे रिलेटेड, OT के रिलेटेड, आई मीन सारे रिलेटेड, क्योंकि कुछ कैडेट्स को लगा कि यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो हमारे GC सर से बात करते हैं, जो हमारे GC हैं बी ग्रुप के, कर्नल SS कालिया सर। तो उनसे हमारे बी ग्रुप के कुछ कैडेट्स ने कंप्लेन किया था कि मैसूर में हमारे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, ऐसा ऐसा। तो सिलेक्शन फिर से रीसिलेक्शन हुआ था। फिर हमारा रीसिलेक्शन होने के बाद फिर से फिल्टर किया। तो फर्स्ट कैंप में मेरा टाइमिंग बहुत ही कम आया था, मैं आ गया था 11th पोजीशन पे। तो मैं सोचा कि अब ये मेरा लास्ट कैंप होगा, मतलब हर कैंप में एक ऐसा दिन आ रहा था कि अब मेरा नहीं होगा, हो गया मेरा नहीं होगा, अब मेरा रिजेक्ट होने वाला है, ऐसा ऐसा। तो मेरा होने के बाद मैं गया बी ग्रुप, मतलब सिलेक्शन होने के बाद आता है और 11th पोजीशन पर था। मेरा लग अच्छा था कि उस कैंप में रिजल्ट अनाउंस नहीं किए थे, फिर से सभी को वापस बुला दिया था। तो बेसिकली मैं रिजेक्ट हो गया था, लेकिन होपफुली भगवान की कृपा से, मतलब हर दिन भगवान से रात को प्रार्थना करता है कि भगवान इस बार करा दो, यहाँ तक आया हो कि अब पीछे नहीं हटना है, ऐसा ऐसा। तो कुछ दिनों के लिए मम्मी पे तो बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन अच्छा नहीं गया। तो उसके बाद मैं दूसरे कैंप में आता हूँ, फिर मेरा सिलेक्शन होता है, दौड़ते हैं, और मैं सिर्फ 0.2 मिली सेकेंड से सिलेक्ट हुआ था कर्नाटक एंड गोवा डायरेक्टर की टीम में। उसके बाद मुझे बुरा भी लगा, जो रिजेक्ट हुए थे मेरे बड़ीज, लेकिन गेम है, जीत हार होती है, कल मैं भी हार सकता हूँ, वो भी जीत सकते हैं। तो उन्हें एक अच्छी सी शाबाशी दी, उनसे गले मिला, उनको विदा किया, और मैं अपना कैंप कंटिन्यू किया। तीसरा कैंप होता है हमारा किटिंग, मैसूर में जो होता है हमारा किटिंग कैंप होता है। तो उसमें किटिंग कैंप में होता है कि हमें ब्लेज़र मिलता है, जो होता है ब्लेज़र या जो भी आइटम हमें नए नए सामान मिलना चाहिए, वो सब कुछ मिलता है। तो उस कैंप में होता है सिर्फ प्रैक्टिस होता है हमारा, 10 पिचिंग प्रैक्टिस
फिर ओटी का प्रैक्टिस, टेंट पिचिंग सुबह होता था, टेंट पिचिंग रनिंग, फिर यहाँ पे ओटी प्रैक्टिस, टेंट पिचिंग रनिंग। लेकिन हमारे स्पेशली ओटी टीएससी में ओटी का बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता था, बहुत ही, क्योंकि हमारा जो इवेंट था ना सबसे टफेस्ट इवेंट था टीएससी में, क्योंकि यहाँ पे पतले पतले ऑब्स्टिकल्स में भागना ये तो बहुत रिस्की है, और दूसरे भी कोई ज़्यादा लोग नहीं आते इन कॉम्पिटिशन, और जो भी आते हैं तो इतनी कॉन्फिडेंस, मतलब एक डर होता है कि गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गिरा नहीं होगा, जिसने भी आज तक वोटिंग किया है हर बार गिरा है। जब वो बोलते हैं ना, जो एक स्पोर्ट्स तुम्हें जब तक बुलाता नहीं है तब तक वो तुम्हारा स्पोर्ट्स नहीं कहा था। तो ऐसे ही हमारे लिए भी ऐसा ही था कि चलो गिरना तो चलता रहता है, मतलब गिरने को एक मोटिवेशन की तरह लेते थे। तो हमेशा रोज़ प्रैक्टिस करते थे, रोज़ पिट्टू लेके 10-10 चीज़ें भागते थे मैसूर में, भागने के टाइम में मज़े करते थे। और बारिश में भी टेंट लगाना, 5-5 मिनट में टेंट लगाना, जहाँ हम लोग बैंगलोर में 8 मिनट में टेंट लगाते थे, वहाँ पे हम 5 मिनट में लगा के ख़त्म कर देते थे। 5-6 मिनट में तो मैक्स 6-6.5 सेकेंड 6 मिनट लेते थे, उसके बाद कम्प्लीट कर देते थे। इसकी वजह से हमें अपने पी स्थान भी बहुत ये रगड़ा देते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं हो, मतलब गलतियाँ भी करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। इस बीच में हम लोग बहुत बीमार भी पड़े हैं, लेकिन पीछे नहीं हटा कि चलो अब यहाँ तक आ गए हैं। मतलब मैं शुरू से यहाँ तक सीरियस नहीं था IGC के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, करके दिखा सकता हूँ। और TSC में सेकेंड ईयर में अचीव करना कोई मामूली बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ईयर्स को बहुत प्रेफरेंस देते हैं TSC में। और यहाँ पे TSC में सिर्फ 2 ही लड़के थे जो सेकेंड ईयर्स के थे, और दोनों बैंगलोर हमारे ग्रुप से थे। और हमें कभी कभी डर लगता था कि सेकेंड ईयर करके निकाल देंगे, लेकिन हम लोग अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और मेहनत करते रहे। और एक बड़ी की तरह रहते थे, अच्छे दोस्त बनाते थे। मतलब बेसिकली TSC मुझे बहुत कुछ सिखाया है, डिसिप्लिन सिखाया है, टाइम सेंस सिखाया है। यहाँ पे तो हम लोग 10 मिनट लेट हो जाते हैं तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। पनिशमेंट बहुत ही गंदा मिलता था, 10 मिनट लड़कियों के सामने हमें गाली देते थे। हम लोग मतलब अच्छी गालियाँ मिलती थी हमें कैंप्स में, लेकिन हम उस बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके हम भी ज्वाइन करेंगे तो हमें ऐसे ही बात करेगा, हमें ऐसे ही सुनना होगा। तो हम लोग उसको ज़्यादा एक कान से सुनते थे और एक कान से निकाल देते थे, और उसके बाद रोज़ प्रैक्टिस करते थे ऐसा ही था। तो फिर आता है किटिंग का, किटिंग का आता है तो मैं अपने सर को कॉल करता हूँ, सर को बोलता हूँ सर गुड न्यूज़। सर को बोला गुड न्यूज़, सिर्फ इतने गुड न्यूज़ से सर समझ गए कि अब मेरा सिलेक्शन हो गया कर्नाटक एंड गोवा डायरेक्टर की टीम में। फिर उसके बाद सर इमोशनल हो गए थे, मैं अपने माता को कॉल किया, पिता को कॉल किया। मम्मी तो बहुत ये होती कि अब मतलब इन दिनों जब मैं इंजरीज लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन उसके बाद मम्मी इमोशनल हो गई कि पूरे मतलब मम्मी रोज़ प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटे का हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा तो मैं ये कर दूँगी, मतलब मन्नत मांगते थे कि मेरा बेटे का हो जाना चाहिए ऐसा। तो फाइनली हो गया, लेज़र का फ़ोटो भेजा, मम्मी पापा को सब कुछ का फ़ोटो भेजा। फिर होता है कि हम लोग का लास्ट कैंप था दिल्ली कैंप, जो शुरू होता है 31 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक। वो हमारा दिल्ली लास्ट कैंप था, दिल्ली कैंप। तो यहाँ से हम मैसूर से हम लोग बैंगलोर आते हैं, बैंगलोर से हम लोग का यशवंतपुर से ट्रेन होता था। तो वहाँ पे लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरे पापा मुझे छोड़ने आएंगे, तो पापा आए थे मुझे छोड़ने, हमारे सर जो आए थे जन्म वो आए थे, मेरे पूरे बैच आया था, मेरे सीनियर्स आए थे, सभी आए थे। और जिस दिन मतलब मेरे कुछ लोग में जो OT नहीं कर पाए थे उन्हें भी मतलब उन लोगों को इमोशनल हो गया कि मतलब खुशी, वो लोग भी खुश थे कि हाँ यहाँ से कोई गया है, आर्मड से भी कोई गया है, लेकिन यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हमें वैकेंसी लिमिटेड मिलती है और यहाँ पे कॉम्पिटेट बहुत करते हैं दूसरे बटालियन से। तो उसके बाद और एक और मेन बात भूल गया था, हमारे अक्षय सर जो थे, जो बहुत ही खुशनसीब कि अक्षय सर जैसे मुझे ANO मिला, मुझे हमेशा कॉल करते थे, मोटिवेट करते थे और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी अक्षय सर ने। हमेशा मुझे कॉल करके पूछते थे कैसा चल रहा है, क्या है, किसी चीज़ की दिक्कत है कि नहीं है। मुझे बहुत ही खुशनसीब हूँ कि अक्षय सर से मुझे ANO मिला, लेकिन वैसे ANO में शायद ही मिलेंगे मुझे आगे जाके दूसरे, मतलब मैं अभी तो मैंने ख़त्म कर दूँगा सीजन, लेकिन आगे जाके बहुत ही मेरे भाई है वो भी ज्वाइन करेगा NCC आगे जाके होपफुली। तो ऐसे ANO मिलना मुश्किल है। मैं लकी हूँ कि मुझे अक्षय सर से ANO मिले हैं जो बहुत ही सपोर्टिव हैं और हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। और जब हमारे यहाँ से दिल्ली आए
दिल्ली से आए तो भी अच्छे से ने मुझे कॉल किया था, पूछते थे कि कैसा हुआ, आकाश कैसा है, तो मैंने सब कुछ बताया और होपफुली वो भी खुश थे मेरे सिलेक्शन से। तो छोड़ने के बाद मेरे पिताजी आए थे छोड़ने मुझे, मेरे सारे दोस्त आए थे और सब कुछ लोग इमोशनल भी हो गए थे कि यहाँ पे, और कुछ टाइम के लिए मैं भी हो गया था क्योंकि कुछ टाइम पे शुरू में लगा कि आईबीसी में लगा कि मेरा नहीं होगा। आईबीसी के बाद 8 कैंप 3 महीने जो जो ये किया था, स्ट्रगल किया था, वो लास्ट दिन जब ट्रेन चला था लाइन जो टीएससी का पर यहाँ पे आया था और लिखा था कर्नाटक एंड गोवा डायरेक्टरेट टीएससी 2025, वो लोगों के लिए लोग मरते हैं टीएससी में क्योंकि आर्मी विंग में कंपटीशन बहुत 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 टफ होता है। तो यहाँ से हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए, दिल्ली पहुँचे 3 दिन। दिल्ली में बहुत बहुत गर्मी थी, बहुत ही गर्मी थी। उसके बाद वहाँ पे गए, जो प्लेस हर एनसीसी कैडेट्स का फेवरेट होता है, मतलब ड्रीम प्लेस होता है, वहाँ कदम रखते ही मुझे गूज़बम्स आ गए, मतलब रोंगटे यहाँ से पूरे उठ गए। और जब देखा मुझे लगा कि मैं आईएमए में आ गया, ऐसा जो आता है लक्ष्य का ट्यून, वो ट्यून मेरे मन में गूंज रहा था कि चलो भाई यहाँ। उस टाइम में मैं रील्स में देखता था कि डीजी एनसीसी कि कभी मैं जा पाऊँगा, और मैं वहाँ गया, रहा, फ़ोटोज़ खींचा, मज़े किया। लाइन एरिया कॉम्पिटिशन लगा, लाइन एरिया में हम फर्स्ट प्लेस आए और होपफुली वो टीम बारिश के कारण कैंसिल हो गया था जो हमारा मेन इवेंट था। फिर हम लोग टग ऑफ वॉर खेले, टग ऑफ वॉर 4th प्लेस किए और 10 पिचिंग होपफुली कुछ गलती की वजह से हम ट्रॉफी मतलब मेडल जीतने से रह गए और बहुत ही मज़े किए। लेकिन दिल्ली में गर्मी बहुत थी, बहुत ही गर्मी थी। और इसके बाद आता है दिल्ली दर्शन, लास्ट डे दिल्ली जाते हैं। दिल्ली दर्शन में इंडिया गेट जाते हैं। इंडिया गेट में जो कर्तव्य पथ होता है, हर आरडीसी कैडेट्स का ड्रीम प्लेस होता है कर्तव्य पथ, वहाँ जाता हूँ, पैर रखता हूँ, उसको छू के नमस्कार करता हूँ क्योंकि वो कर्तव्य पथ हर कैडेट की नसीब में नहीं होती है। हर साल जो जाते हैं ना, 40 लोग जाते हैं हर साल, उसमें से कुछ लोग ही केपी में जा सकते हैं, जो बेस्ट होता है वही जाता है। तो वहाँ पे गया, फ़ोटोज़ खिंचवाया, इंडिया गेट में फ़ोटोज़ खिंचवाया। और सबसे बड़ा मोमेंट था वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल क्यों बेस्ट था कि हर साल 26 जनवरी में टीवी में देखा था अपने पापा के साथ कि वॉर मेमोरियल में जो लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल जाते थे, वहाँ पे हमारे जो भी सोल्जर्स शहीद हुए थे अपने देश के लिए, उन पे जाके वो फूल की माला रखते थे, वो सल्यूट करते थे और 2 मिनट की मौन रखते थे ना। तो मैं भी सोच रहा था कि काश मैं भी जाऊँगा, और मैं ये बोलती थी कि मैं काश मेरा बेटा भी वहाँ जाए, और वो जल्दी आया और मैं गया वहाँ पे। जो ठीक इंडिया गेट के पीछे आता है वॉर मेमोरियल, वहाँ गया, उसको देखा, वॉर मेमोरियल देखा, वहाँ गया, खड़ा हुआ, सैल्यूट किया 4 बार, 2 मिनट का मौन रखा और आया। वहाँ पे जब खड़ा हुआ तो रोंगटे ऐसे उठ रहे थे कि हाँ भाई, मुझे लगा कि हाँ कुछ किया हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जाना सबकी बस की बात नहीं है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद सबकी बस की बात नहीं है। और वहाँ से आया, फ़ोटो खिंचवाया, मज़े किया और मेडल्स लगाया और सबसे फ़ोटो लिया वापस दिल्ली। वहाँ से हम लोग निकले, 12 तारीख को निकले। वहाँ से आने के बाद फिर मेरे एक और लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मेरे मम्मी ने मेरे लिए व्रत रखा था लास्ट डे जब मैं आ रहा था, क्योंकि मतलब मांगे की मम्मी ने कि मेरा बेटा अगर दिल्ली ख़त्म करके आया तो उनके लिए मैं व्रत रखूँगी, उसको लेने जाऊँगी। तो मेरे घर से यशवंतपुर स्टेशन 40 किलोमीटर दूर है और मेरी मम्मी व्रत रख के लिए मेरे पापा को, मेरे मम्मी को मना भी किया था कि मम्मी आप नहीं आओगे, आप फास्टिंग कर रहे हो, आप नहीं आओगे, ऐसा मैं घर आके मिलूँगा आपसे। लेकिन मम्मी को मैं लगभग 3 महीने हो गए थे मम्मी से मिलते हुए। पापा से तो मिल रहा था, पापा मुझे क्योंकि छोड़ने आते थे, मिलने आते थे ऐसे, लेकिन मम्मी को 3 महीने लिटरली हो गए थे मिलने मुझे अच्छे से। और मैं घर का खाना ही मिस कर रहा था, तो उसकी मम्मी ने अच्छा खाना ही बनाया मेरे लिए और गया था वहाँ से। और मम्मी मुझे मिलने के बाद मम्मी फुल हंस रही थी कि चलो बेटा आया है। मम्मी ने मुझे देखा, गले लगाया, बातचीत किया। फिर बात करने के बाद मैंने मम्मी को बोला, मैंने पूछा मम्मी को कि मम्मी आप क्यों आए हो? तो मैंने बोला कि मम्मी ने बोला कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, ऐसा ऐसा। फिर डांटा। मम्मी को बहुत ही खुशी हुई मेरे को देख के टीएससी अपर में। और लास्ट डे में अपने सारे दोस्तों को विदा किया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। ऐसे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, और ऐसे अपने टीएससी के जर्नी को एंड किया मैंने। थैंक यू।